हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके वन एंड ओनली चैनल एसपी महादेव क्लास में। बेटा आज फिर से हम एक नए वीडियो है और एक नए जोश के साथ में क्लास 12 के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेटा आज हम देखने वाले हैं बेटा मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर का मतलब बेटा ये है कि आप किसी दर्पण के सामने, किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो। बेटा यहाँ पर प्लेन मिरर कर देना। यानी बेटा आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपको कितने लंबाई का दर्पण आवश्यक होगा। मिनिमम कम से कम कितने लंबाई का दर्पण आवश्यक होगा। या बेटा आप कहीं एक दर्पण और एक किसी दीवार के बीच में खड़े हो और आपको उस दीवार की पूरी ऊंचाई मालूम करना है बेटा, सॉरी उस दीवार का पूरा प्रतिबिंब आपको दर्पण में देखना है तो उस दर्पण की मिनिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए, उस दर्पण की मिनिमम कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो आज उसको हम बेटा कैलकुलेट करने वाले हैं। किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को हम सीखेंगे आज। तो बेटा इस वीडियो की सारे कॉन्सेप्ट को, सारे स्टडी मटेरियल को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है तो इसके पहले के वीडियोज़ को आप ज़रूर देख कर आएँ। वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको इस वीडियो में जो दी गई जानकारियों को समझने के लिए। और बेटा स्टार्टिंग करते हैं इसके न्यूमेरिकल के माध्यम से, इन चीज़ों को समझते हैं, है ना बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बेटा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ए बॉय ऑफ हाइट h, ए बॉय ऑफ हाइट h wants to see his full image, wants to see his full image in a plane mirror, wants to see his full image in plane mirror. Find the minimum length. Find the minimum length of plane mirror required. है ना बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। बेटा क्वेश्चन ये है कि एक लड़का है जिसकी हाइट h है, वह देखना चाहता है अपनी फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बेटा अपनी फुल इमेज को देखना चाहता है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, मतलब वह मिरर की वह लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें वह अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सके। वह कम से कम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको समझते हैं। आप जानते हो, आप पढ़ भी रखे हो कि अगर कोई भी इंसान दर्पण के सामने खड़ा है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बेटा h/2 उसके हाइट के आधे के बराबर की दर्पण की आवश्यकता होती है। उसके खुद के हाइट के आधे लंबाई के बराबर के लंबाई का दर्पण की आवश्यकता होती है। तो बेटा समझते हैं कि आखिर में किस प्रकार से ये आपका कैलकुलेट होकर आया है ना। तो बेटा समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति, एक दर्पण है आपका यहाँ पर बेटा, एक दर्पण, ये एक दर्पण है, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है बेटा। इस व्यक्ति के लिए हम मान के रखते हैं कि उस व्यक्ति की, ये व्यक्ति खड़ा हुआ बेटा, ये व्यक्ति का जो हेड है, ये व्यक्ति की आई है बेटा, और ये व्यक्ति का फुट है ना। ये बेटा व्यक्ति का आई है, हम सी मान लेते हैं इसको। क्लियर बेटा, क्या है ये सी फुट। अब भाई एक बात समझना बेटा, अगर इस व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट का अगर बेटा इसके हेड का इमेज अगर बनाएं तो आप जानते हो कि दर्पण के सामने जितनी दूरी, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, यानी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है बेटा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है अंदर उसके। तो बेटा इसकी दूरी मान लो ये है, तो बेटा इधर भी इसकी इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ कहीं बन जाएगा, यहाँ कहीं बन जाएगा बेटा ये आपका। और उसके बाद बी बेटा आपका लगभग
ये इसी सीध में बन जाएगा बेटा आपका ए यहाँ पर। बेटा इसके सीध में आपका बन जाएगा इधर बी का प्रतिबिंब बेटा, ये आपका बी का प्रतिबिंब बन गया। यानी ये बेटा आपका ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, इसका इमेज यहाँ बन गया, इसका इमेज यहाँ बन गया बेटा। अच्छा बना कैसे होगा? अच्छा बेटा ये प्रतिबिंब जो इसको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, वो इसका मतलब क्या है? अगर इसको अपना फुल इमेज वहां देखना है, इसका मतलब इस पॉइंट ए का इमेज यहां बनना चाहिए और पॉइंट बी का इमेज बनना चाहिए, और बी और ए और बी जो प्रतिबिंब बना है बेटा, यहां से किरणें इसकी आंखों में आना चाहिए। इसका मतलब है बेटा कि यहां से किरणें इसकी आंखों में आना चाहिए। कोई भी वस्तु हमें दिखाई तब पड़ती है जब उस वस्तु से किरणें हमारी आंखों में आती हैं। तो बेटा जब इसके अंदर प्रतिबिंब बना है दर्पण के अंदर, तो इससे किरणें हमारी आंखों में आ रही होंगी। तो कुछ इस प्रकार बना देते हैं बेटा कि किरणें हमारे इनकी आंखों में आई है। आपका मान लीजिए आई, इसको सी माना हमने, तो बेटा यहां पर क्या होगा? किरणें कुछ इस प्रकार से यहां पर आ रही होंगी। ये बेटा किरणें यहां पर ऐसे आ रही होंगी, लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसे ही होता है क्या बेटा? किरणें क्या यहां से आ रही होंगी? नहीं, दर्पण में तो जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो आभासी रूप से होता है, वर्चुअल होता है आपका वो। तो वहां से किरणें कहाँ आएंगी बेटा? वहां से किरणें नहीं आएंगी। होता क्या है? किरणें यहां से गई होंगी बेटा, किरणें यहां से गई होंगी और यहां से परावर्तित होकर इसकी आंखों में आई होंगी, जिससे इस बिंदु ए का प्रतिबिंब इसको दिखाई पड़ गया होगा बेटा। बिंदु ए का प्रतिबिंब इसको दिखाई पड़ गया होगा। क्लियर है बात? है ना? अब बेटा वैसे ही इसी प्रकार से जैसे बिंदु ए का बेटा इसके हेड का प्रतिबिंब जैसे इसको दिखाई दिया, वैसे ही बेटा फूट का प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ेगा। तो मतलब यह है कि किरणें बेटा कुछ यहां से किरणें आई होंगी। अब आई होंगी मतलब यह बेटा किरणें इस प्रकार से ये। अब क्या वास्तव में किरणें यहां से आती हैं? नहीं, हुआ कुछ ऐसा हुआ होगा बेटा यहां पर कि किरणें यहां गई होंगी इस प्रकार से। किरण यहां पर गई होगी बेटा, यहां से दर्पण के द्वारा परावर्तित होकर इसकी आंखों में आई होंगी और इसको लगा हुआ किरणें यहां से आ रही हैं, इसको लगा हुआ किरणें यहां से आ रही हैं। क्लियर बेटा बात है ना? मैंने क्या बताया बेटा? अगर इस व्यक्ति को यानी इस व्यक्ति की आंखों में इन दोनों जगह से इन दोनों प्रतिबिंबों से किरणें आ रही होंगी, तभी उसको वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। क्लियर बात? ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा कि इस व्यक्ति की अगर पूरा प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है दर्पण के अंदर बेटा, इसका मतलब है उसके हेड और बॉटम से किरणें इसकी आंखों में आ रही होंगी, तभी इसको दिखाई पड़ा। तो बेटा होता क्या है? कुछ किरणें यहां से आ रही होंगी। मैंने बोला बेटा वास्तव में यहां से किरणें नहीं आती हैं, वास्तव में किरणें यहां से नहीं आती हैं। होता कुछ यूं है कि किरणें यहां से चलती हैं इस प्रकार से कि परावर्तित होने के बाद लगता है ये यहां से आ रही है। किरणें यहां से चलती हैं बेटा इस प्रकार से कि परावर्तित होने के बाद लगता है कि यहां से आ रही है। तो प्रतिबिंब आपको आभासी रूप से यहां पर दिखाई पड़ जाता है। समझा बेटा? तो चलिए हम क्या करते हैं बेटा, ये प्रतिबिंब बन गया, अब इसको प्रतिबिंब दिखाई पड़ गया, हमें कैलकुलेट करना है। हमें बेटा अब आप सोचना है कि आपको कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता पड़ी इसको देखने के लिए। तो बेटा सुनो, क्या इसकी आवश्यकता तो हमें कोई थी नहीं, यहां पर इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं बेटा। अब सोचिए हमें सिर्फ इतने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ी बेटा, सिर्फ इतने लंबाई के दर्पण, सिर्फ और सिर्फ इतने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता हमको पड़ी है यहां पर। सिर्फ इतना बेटा। अब इस दर्पण की लंबाई हम निकाल लेते हैं। इस दर्पण की लंबाई बच्चे लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहां से इसको मिला के इसको सी डैश दे देते हैं बेटा। इसको नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको दे देते हैं R। ठीक है बेटा। इसको मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं Y, इसको X और इसको Y। क्लियर है? तो समझना यहां क्या करने वाले बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। हमें निकालना इस x प्लस वाई यानी PQ की वैल्यू। अगर PQ की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, ये ऊपर जो एक त्रिभुज दिख रहा है,
त्रिभुज दिखा बेटा आप लोगों को? देखिए क्या है त्रिभुज, कौन सा है, कुछ ऐसे बनाओ बेटा आपको त्रिभुज, कुछ ऐसे बना हुआ है आपका, और इधर पी आर है, ये यक्स है, और ये सी है, और आपका ये ए डैश बी डैश है। तो बच्चा लोग समझ में आ रहा है सारी चीजें? ठीक। तो आज ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग समरूप सिमिलैरिटी ट्रेंगल्स के बारे में आप जानते होंगे, तो यहां पर बेटा ये वाला ट्रेंगल जो इस छोटा दिख रहा है पी आर सी और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, पी आर सी और ए डैश बी डैश सी दोनों ही बेटा सिमिलर ट्रेंगल हैं, यानी समरूप त्रिभुज हैं। अब कैसे हैं? ये 90 कॉमन दोनों में, किसी भी त्रिभुज में दो एंगल इक्वल हों, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों बेटा, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है। ठीक है, तो बेटा ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज आपका समरूप। अगर समरूप हो गए तो समरूप हो गए, इनके लिए प्रॉपर्टी होती है एक कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आइए बच्चे लोग देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजाएं हम लेते हैं। तो छोटे त्रिभुज में थे बेटा सी आर, छोटे त्रिभुज में सी आर ले लिया, बड़े त्रिभुज में इसके संगत बेटा बी डैश सी होगा। क्या होगा? बी डैश सी होगा, बी डैश सी। छोटे त्रिभुज में आधार पी आर लेते हैं, और बड़े में बेटा इसके संगत करस्पॉन्डिंग में ए डैश बी डैश। हम मान के चलते हैं बेटा, आपको मालूम है दर्पण से वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है, वस्तु दर्पण जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा, आपको मालूम है, तो हमने उसको एल मान लिया। ठीक है, तो बेटा समझिएगा सी आर की वैल्यू क्या होगी, सी आर की वैल्यू ध्यान से, सी आर की वैल्यू एल, बी डैश सी की वैल्यू बेटा बी डैश सी, सॉरी बी डैश नहीं बेटा, यहाँ पर आपका ये सी डैश है, ये सी डैश है, बी डैश नहीं है। ठीक है आपका बेटा, यहाँ पर आपका सी डैश, ये सी डैश आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पर ए बी डैश नहीं, ए डैश सी डैश। ठीक है, अब बेटा सी आर की वैल्यू यल है, सी डैश बेटा सी डैश पूरी यल और यल 2l, यल और यल 2l बेटा। पी आर बेटा देखिए यहां पर यक्स, ये यक्स है पी आर, तो आपका यक्स हो गया बेटा। ए डैश सी डैश, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, ए डैश सी डैश। क्लियर है बेटा? यहां से अगर हम ए डैश सी डैश की वैल्यू निकालें, ए डैश सी डैश की वैल्यू निकालें, ए डैश सी डैश की वैल्यू निकालें, तो बेटा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका बेटा यल से यल कट गया, 2x आ गया। कितना आ गया? 2x। बेटा ये आपका ए डैश सी डैश की वैल्यू है। चलिए अब जैसे यहां पर हमने बात की बेटा ए डैश सी में, उसी प्रकार जो नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है बेटा, देखो ध्यान से, जो नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है उसको देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं समझना बेटा। कुछ त्रिभुज जो बना आपका वो इस प्रकार से, कुछ ऐसा त्रिभुज बना है और यहां पर आपका आर है बेटा, और यहां पर आपका क्यू है, ये सी डैश है, ये और ये बी डैश है, और इधर आपका है सी। जिस प्रकार से यहां दोनों सिमिलर ट्रायंगल हुए बेटा, कौन सा आर क्यू सी और सी डैश बी डैश सी भी यहां पर क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। कैसे? दीज एंगल्स आर इक्वल बिकॉज राइट एंगल है ना। तो बेटा इसके बाद ये बराबर है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है, स्वतः बराबर हो जाता है। तो बेटा इसका मतलब त्रिभुज आपका क्या हुआ, समरूप हुआ, सिमिलर हुआ। बेटा अगर सिमिलर हुआ तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो सेम बेटा यहां पर ले लेते हैं सी आर, बेटा छोटे वाले में मैंने सी आर लिया, इसके संगत बड़े वाले में सी डैश हो जाएगा, सी डैश बेटा आपका हो जाएगा। और
छोटे वाले में लेते हैं RQ बेटा, बड़े वाले में आपका हो जाएगा B'(C'). सबकी वैल्यू रखते हैं। CR की वैल्यू ये L है, CR की वैल्यू बेटा L है, C' की वैल्यू 2L है। RQ की वैल्यू क्या बेटा, हमने यहाँ पर Y माना है तो ये Y है, RQ की वैल्यू Y है। और B'(C' की वैल्यू नहीं जानते, B'(C' की वैल्यू बेटा नहीं जानते। तो चलिए यहाँ से L आपका बर्बाद हो गया बेटा, बचा क्या देखिए Y, हमें निकालना है बेटा यहाँ B'(C' की वैल्यू, B'(C' इक्वल्स टू बेटा आपका 2Y आ जाएगा, B'(C' इक्वल टू 2Y। बातें क्लियर हैं आप लोगों को बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद समझते हैं बेटा आपका B'(A') आ गया, B'(C' आ गया। एक बात बताइए बेटा, ये अगर आपका ये व्यक्ति जो है कितने, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये से दिया गया आपका बेटा h है। एक बात बताइए मुझे, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट कितनी होगी? आप जानते हो समतल दर्पण में जितनी लंबाई वस्तु की होती है प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही होती है। तो मतलब बेटा ये इसकी हाइट भी कितनी है, इसकी हाइट भी h है। इसका मतलब बेटा यहां से अगर मैं यहां से A'(B' की वैल्यू निकालूं तो उसको लिख सकता हूं A'(C' प्लस B'(C', लिख सकता हूं सब बेटा। इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखा है, इसकी वैल्यू 2x है बेटा, इसकी वैल्यू 2y है। सभी का एक व दो से बेटा यहां से A'(B' की है क्या, A'(B' आपका h है, इसको h लिख दो बेटा, A'(B' आपका h है इक्वल्स टू यहां से 2 टाइम्स x प्लस y बेटा, यानी x प्लस y इक्वल्स टू h/2। एक बात बताइए बेटा, बच्चे लोग बात बताइए कि ये x प्लस y है क्या? अगर x प्लस y देखा जाए बेटा, ये PQ ही तो है, PQ क्या है, PQ आपका x प्लस y PQ है बेटा। PQ बराबर कितना आपका आ गया, h/2 कितना आ गया, PQ बराबर h/2। तो बेटा इसका मतलब हमें कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता है, h/2, यानी कि व्यक्ति के कुल लंबाई के आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता आपको पड़ेगी, मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। कह रहे तो अच्छे इसको पॉज करिए और नोट करिए फटाफट जल्दी से। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर बेटा, आगे के सवालों को देखते हैं। बेटा एक नेक्स्ट आओ बेहतरीन क्वेश्चन है। ए बॉय स्टैंडिंग midway between a wall and a plane mirror wants to see full image of wall in mirror. Find the minimum length of mirror required। बेटा ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन में ए बॉय स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल एंड ए प्लेन मिरर। कह रहा है बेटा एक लड़का
एक लड़का खड़ा है मिडवे बिटवीन ए वॉल एंड ए प्लेन मिरर, है ना बेटा, ये खड़ा हुआ है और वो देखना चाहता है फुल इमेज ऑफ वॉल इन मिरर, मिरर में वॉल की, ध्यान दें बेटा, मिरर में वॉल की कुल फुल इमेज देखना चाहता है। तो कितने मिनिमम कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, यहां पर दिया गया है, एक और चीज दिया गया है, द हाइट ऑफ वॉल इज कैपिटल एच। ये रखा बेटा, इतनी चीज आपको दी गई इस सवाल में। तो बेटा सवाल बड़ा इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा रेक डायग्राम से हम लोग उसको समझेंगे किस प्रकार से कैलकुलेट करना है ना। तो बेटा सवाल में क्या बोल रहा है, एक लड़का जो एक दीवार और एक प्लेन मिरर के ठीक मध्य में खड़ा है, वो जो दीवार है दीवार की पूरी इमेज को प्लेन मिरर में देखना चाहता है। तो बेटा प्लेन मिरर की कितनी, कम से कम कितनी लंबाई की हमें आवश्यकता होगी, उसे आवश्यकता होगी जिससे वो क्या करे, वॉल की यानी दीवार की पूरी इमेज देख सके। बेटा इसको भी किरण आरेख के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेटा एक यहां दीवार है, ये आपकी दीवार है, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक दर्पण है, ये दर्पण है, दर्पण की लंबाई हमें दीवार की लंबाई क्या उससे बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये क्या है, आपका दर्पण है, ठीक है, दर्पण। बेटा ये वाल है, वाल थोड़ा दूर लेते हैं, ये बेटा ये आपका दीवार है। अब इस दीवार है बेटा, यहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है बेटा, मान लीजिए ये, एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है। अब एक बात समझिए बेटा, इस व्यक्ति को इसकी फुल इमेज देखनी है, इस व्यक्ति को इसकी फुल इमेज देखनी है। तो बेटा एक बात समझना है कि दर्पण से दीवार जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। मतलब बेटा अगर इतनी दूरी पर यहां से दीवार है तो इतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी इसका बन जाएगा बेटा, कुछ यहां पर ऐसे बन जाएगा, है ना, लगभग यही बनेगा आपका। मतलब बेटा ये अगर ए बी है, इसकी हाइट दी गई बेटा कैपिटल एच, इसकी हाइट कैपिटल एच दी गई है, तो निश्चित रूप से इसकी भी हाइट कितनी होगी, कैपिटल एच ही होगी, इसकी हाइट भी कैपिटल एच ही होगी बेटा। अच्छा एक बात सोचिए, इसको ये प्रतिबिंब दिखाई कैसे दिया होगा, इस व्यक्ति को ये प्रतिबिंब कैसे दिखाई दिया होगा, दिखाई तब दिया होगा बेटा जब यहां से चलने वाली किरणें इसकी आंखों में आई होंगी। इसके हेड, दीवार के हेड का जो प्रतिबिंब बना है बेटा यहां पर ए डैश और जो फुट का बना है बी डैश, इसके हेड से किरणें इसकी आंखों में आई होंगी तो दिखाई दिया होगा। तो आई होंगी इसका मतलब बेटा ये है कुछ ऐसे, इसकी आंखों में किरणें आई होंगी, यहां से किरणें यहां से आई होंगी। लेकिन क्या वास्तव में यहां से किरणें आएंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां से वास्तव में किरणें, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेटा। आपको आप जानते हो प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है, तो कैसे यहां पर इसका यहां से किरणें आ सकती हैं। तो हुआ क्या होगा, कुछ यूं हुआ होगा, बेटा किरणें यहां से गई होंगी, बच्चा लोगों किरणें यहां से गई होंगी और जाने के बाद कुछ इस प्रकार से परावर्तित हुई होगी कि लग रहा होगा यहां से किरणें आ रही हैं, तो इसका ये वाला बिंदु उसको दिखाई पड़ गया। अब बॉटम की बात करते हैं बेटा, तो बॉटम जो यहां बी का इमेज जो यहां बना हुआ है बेटा, बी डैश जो इमेज बना हुआ ये इसको तभी दिखाई देगा जब यहां से किरणें इसकी आंखों में आई होंगी। तो यानी यहां से किरणें आनी चाहिए बेटा इसकी आंखों में, है ना, यहां से किरणें इसकी आंखों में आई होंगी बेटा। अगर यहां से किरणें इसकी आंखों में आई होंगी तब ये दिखाई दिया होगा। क्या वास्तव में यहां से किरणें आई होंगी, नहीं, हुआ कुछ ऐसा होगा बेटा, हुआ कुछ ये होगा, किरणें यहां से गई होंगी और बेटा यहां से परावर्तित होकर इसकी आंखों में आई होंगी और लग रहा होगा इसको किरणें यहां से होकर आ रही है।
किरणें यहाँ से होकर आ रही हैं। बातें क्लियर हैं बेटा? एक बात समझना, हमने क्या माना, ये एच है तो बेटा ये भी एच होगा। बातें क्लियर हैं? अब कैलकुलेट करना है बेटा। आप सोचिए थोड़ा, यहाँ पर हमें कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता पड़ी, किस लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ी? सिर्फ इतना बेटा, सिर्फ इतना। इतने में ही इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, इतने लंबाई दर्पण में इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो हमें इतने ही लंबाई दर्पण की आवश्यकता है। इसको यहाँ देते हैं बेटा पी क्यू, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया हमने बेटा। इसको हमने मान लिया कोई एक अन्य बिंदु, इसको मान लेता हूँ सी, इसको मान लेता हूँ सी डैश। ठीक है, ये बिल्कुल भी इसका इमेज नहीं है बेटा, ध्यान देना, इमेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा समझो, इसको मैंने आर मान लिया, इसको मान लिया एक्स बेटा, इसको मान लिया वाई, और जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने इसके पिछले सवाल में लगाया था बेटा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होने वाला आपका। हम आते हैं, बात करते हैं ए डैश सी डैश सी में, ए डैश सी डैश सी में बेटा। तो समझते हैं क्या है। तो बेटा इस त्रिभुज में आते हैं, तो ऊपर आपका जो ऊपर वाला त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार से बना है बेटा। ये आपका है सी ए डैश सी डैश, यहाँ पर ये P है, ये R है, इसकी वैल्यू X है बेटा। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों में है बेटा। ये कॉमन एंगल है, तो त्रिभुज आपका सर्वांगसम हुआ, बड़ा वाला और छोटा वाला बेटा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। अगर बेटा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सॉरी सर्वांगसम नहीं, समरूप, सिमिलर बेटा, दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बेटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, छोटे त्रिभुज में सी आर लेते हैं, बड़े त्रिभुज में सी सी डैश लेते हैं बेटा। सी आर के संगत बड़े में सी सी डैश होगा, छोटे वाले में पी आर लेते हैं, इसके संगत बड़े वाले में ए डैश सी डैश होगा। यहाँ से बेटा ए डैश सी डैश सबकी वैल्यू पर रखते हैं। सी आर की वैल्यू बेटा अगर हम समझिए बेटा, इस दूरी को यल मान लें, क्या आप जानते हो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। तो बेटा आपका इस सी आर को मैंने यल मान लिया, तो आपका सी सी डैश कितना हो बेटा 2l, सॉरी ये यल बेटा समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा यल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा यल है। और बेटा ये कितना है, ये पूरा, ये पूरी लंबाई यल है। सी सी डैश बेटा क्या ये आपका यल है, ये सी आर, ये है सी आर, सी आर बेटा ये है। तो क्या सी आर आपका एल है? समझने की कोशिश करना है आपको। सी आर कितना होगा? ये तो बेटा यल है आपको टोटल, हमें मालूम है पूरा ये आपका यल है। मिड वे बोला है, ध्यान समझिए बेटा, क्या बोल रहा है मिड वे। थोड़ा समझिए, हम इसको यल ना मानकर यहां से यल माने बेटा। इसकी दूरी यहां से यहां तक मैं यल मानूं, ये दूरी ये यल मानूं, तो ये भी दूरी आपकी यल होगी, ये भी यल होगी। अब बेटा ये ध्यान देना, ये मध्य में खड़ा हुआ, यहां से यहां टोटल दूरी कितनी है 2l है, तो ये भी 2l होगी आपकी, ये भी 2l होगी आपकी। तो बेटा अब समझना है, हम यहां पर सी आर की दूरी यल ले लेते हैं, सी सी डैश क्या कितना हो जाएगा बेटा, सी सी डैश सी सी डैश, ये यल, ये 2l, कितना हो गया 3l। हमने क्या किया बेटा, इस व्यक्ति की दर्पण से दूरी हमने यल मान लिया, और आपको मालूम है दर्पण और वाल, दीवाल के बीच में मध्य में खड़ा है, दर्पण और दीवाल के ठीक मध्य में खड़ा है बेटा। अगर ये यल होगा तो ये भी यल होगा, यानी यल यल 2l, यानी आपका दीवाल जो है बेटा दर्पण से 2l दूरी पर है, तो प्रतिबिंब इसका 2l दूरी बनेगा, 2l दूरी बन गया। अब बेटा ये यल है, ये 2l है, तो 3l आपका हो गया। पी आर की वैल्यू, पी आर बेटा देखो, पी आर आपका x है, और ए डैश सी डैश की वैल्यू हमें नहीं मालूम बेटा। ए डैश सी डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आपका हो जाएगा ए डैश सी डैश इक्वल्स टू, ए डैश सी डैश इक्वल्स टू बेटा, यहाँ से यल कट गया, आपका 3x आ गया। क्या आ गया 3x फर्स्ट बन गया आपका यहाँ से। ठीक है, जैसे बेटा हमने ऊपर वाले त्रिभुज में लगाया, वैसे ही नीचे वाले त्रिभुज में लगाते हैं, देखते वहाँ पर क्या होता है। समझिएगा बेटा, जो आपका नीचे वाला त्रिभुज है कुछ ऐसा आपका है, कुछ ऐसा त्रिभुज है, और यहाँ पर आपका बना हुआ है, यहाँ पर आपका बना हुआ है, ये R है, ये आपका ये R, ये Q, ये C है बेटा आपका, ये C डैश और ये B डैश। तो बच्चा लोग समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर होते चल रही सारी चीजें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे हमने समरूप दिखाया बेटा अब इसके पहले, वैसे ही यहाँ पर भी दिखाते हैं। तो बेटा ये बड़ा वाला त्रिभुज
क्या बड़ा वाला जो त्रिभुज है बेटा छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, कारण उसका ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे समरूपता की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो बेटा यहाँ पर इनकी संगत भुजा इसमें लेते हैं सी आर अपान में बड़े वाले लेते हैं संगत सी सी डैश है। छोटे वाले में बेटा लेंगे तो आपका हो जाएगा आर क्यू और इसके संगत बड़े वाले में हो जाएगा बी डैश सी डैश बी डैश सी डैश। वैल्यू होते सी आर की वैल्यू एल है, सी सी डैश वैल्यू 3L है, सी सी डैश वैल्यू 3L है। तो कैसे सी आर की वैल्यू बेटा ये L है, ये L है और सी सी डैश वैल्यू यहाँ से 2L है, ये L है, 3L आपका हो जाएगा, रख दिया मैंने वहाँ पर, इतना आ गया। और आर क्यू की वैल्यू बेटा आपका Y है, ये देखो आर क्यू की वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू Y है, यहाँ देखो Y है। अब बेटा बी डैश सी डैश की वैल्यू हम नहीं जानते, बी डैश सी डैश की वैल्यू नहीं जानते। क्लियर बात है? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से L से L बर्बाद हो गया आपका, बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 3Y आया, बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 3Y है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा आपको चाहिए क्या? x प्लस वाई की वैल्यू यानी पी क्यू की वैल्यू चाहिए आपको। तो उसको निकालने के लिए पहले आते हैं हम a डैश बी डैश निकालते हैं। सिंस ए डैश बी डैश इक्वल्स टू आपका ए डैश सी डैश प्लस बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हमने निकाला है 3x, इसकी वैल्यू 3y निकाला है, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू 3 टाइम्स x प्लस वाई। यहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू बेटा आपका h है, ये 3 टाइम्स x प्लस वाई। यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूँ तो h बाई 3 यानी कि x प्लस वाई बेटा पी क्यू, ये दर्पण की लंबाई है h बाई 3। यानी आवश्यक दर्पण की लंबाई जो कितनी है बेटा आपको, यानी कोई भी व्यक्ति अगर दर्पण और किसी दीवार के बीच में खड़ा है तो दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे दीवार की कुल लंबाई के 1/3 है ना, 1/3 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो बेटा क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, ये तो हमने आपको पर्टिकुलर किसी केसेस के लिए बताया। अब आगे देखेंगे बेटा कि व्यापक यानी कि इन जनरल कहीं भी खड़ा हो जाए इंसान, इन जनरल इंसान कहीं भी खड़ा हो जाए तो दर्पण की जो लंबाई की आवश्यकता होगी, मिनिमम लेंथ के दर्पण की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी उसको देखते हैं। पहले बेटा इसको पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है। तो बेटा चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन और मजा आ जाएगा इसको कर कर। चलिए समझते बेटा है क्या क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार से है, आपको मान लीजिए मैं यहाँ चित्र बना के दे दे रहा हूँ, फिगर बना के दे दे रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ सवाल में दिया जाएगा बढ़िया से बाकायदे। एक वाल है बेटा इधर, ये दर्पण है, ये आपका मिरर है। एक व्यक्ति यहां पर कहीं खड़ा हुआ बेटा, एक व्यक्ति यहां पर कहीं खड़ा हुआ है, उसे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हमने मान लिया वो यहां से, हमने मान लिया उसकी यहां से दूरी a है और यहां से दूरी इसकी b है। इस व्यक्ति की बेटा यहां से दूरी a है और यहां से दूरी b है। ये वॉल है आपका, ये वॉल है, इसकी हाइट जो दी गई है मान लेते हैं वही h, इसकी हाइट आपकी h है बेटा, ठीक है। इसका इमेज यानी इसको इसका इमेज देखना है तो कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी, कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता
होगी। तो पहले एक काम करते हैं कि इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। अब बेटा आप जानते हो इसका मान लेते हैं ये ए है बिंदु, ये बी बिंदु है, तो ए बिंदु का प्रतिबिंब जितनी दूरी पर यहाँ पर है उतनी दूरी पर इसके अंदर बनेगा बेटा, आपका यहाँ कहीं बन जाएगा, ठीक है। और ये इतनी दूरी बेटा जितनी दूरी यहाँ पर है यहाँ कहीं बन जाएगा। ये ए डैश है और ये आपका बी डैश है। तो बेटा हुआ क्या होगा, अब इस व्यक्ति को इसका प्रतिबिंब अगर दिखाई दे रहा है यहां पर तो क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा इसके हेड, इसके टॉप पॉइंट से किरणें यहां इसकी आंखों में आई होंगी बेटा, आई होंगी मतलब कुछ इस प्रकार से। ये बेटा क्या किरणें वहां से आई होंगी, नहीं, किरणें तो बेटा वहां से नहीं आई होंगी क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो हुआ क्या होगा, किरणें कुछ इस प्रकार से गई होंगी कि लग रहा होगा कि परावर्तित होके वहां से आ रही है ऐसे। ठीक है। अब आपने हेड तो देख लिया, बॉटम के लिए क्या हुआ होगा बेटा, इस बी बिंदु का प्रतिबिंब जब इसको दिखाई पड़ा होगा तो क्या हुआ होगा, यहां से किरणें, यहां से किरणें इसकी आंखों में कुछ आई होंगी ऐसे बेटा किरणें यहां से आई होंगी। अब क्या वास्तव में किरणें यहां से आएंगी, ये तो इल्यूजनरी इमेज बन रहा है आपका ना, तो यहां से किरणें कहां होंगी, नहीं बेटा, वो तो प्रतीत हुई होंगी वहां से आती हुई। तो यहां जैसे हुआ बेटा कि किरणें यहां से गई होंगी और इस प्रकार से परावर्तित हुई होंगी कि लग रहा होगा उसको कि यहां ए डैश से किरणें आ रही हैं, ए डैश से किरणें आ रही हैं। अब जब बेटा यहां से किरणें चले, अब देखो यहां जो इसका प्रतिबिंब बना है बी डैश, बी डैश, अब हुआ क्या होगा बेटा कि यहां से किरणें इस प्रकार चली होंगी कि लग रहा होगा उसको लग रहा होगा कि परावर्तित होने के बाद किरणें हमको यहां से आ रही, मतलब लग रहा होगा किरणें यहां से आ रही हैं। तो कुल मिला के ये चित्र बनेगा बेटा इसका। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं है, यहां से इसको मिला दो, इसको सी मान लो बेटा, यहां से इसको मिला दो, इसको सी डैश मान लो, फिर से वही दो। अब यहां क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन यह है फाइंड द मिनिमम लेंथ, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required to see full image of a wall inside the mirror, बेटा ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल इनसाइड द मिरर, यानी कि वह कम से कम लंबाई निकालना है, वह कम से कम दर्पण की लंबाई निकालना है जिसमें इस व्यक्ति को इस वॉल की फुल इमेज दिखाई पड़ जाती है। इस व्यक्ति को देखना बेटा, व्यक्ति देखेगा तो इस व्यक्ति को फुल इमेज देखना है, जबकि इसकी यहां दूरी ए है, यहां से दूरी बी है बेटा। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल दूरी यहां से यहां तक ए प्लस बी, कितना ए प्लस बी। कैसे बेटा, आपको मालूम है कि दर्पण से वस्तु की दूरी ये इतनी दूरी पर, ये इतनी दूरी पर, ए प्लस बी ये दूरी होगी बेटा, इतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर प्राप्त होता है। बातें क्लियर हैं? सेम वही चीजें बेटा, आपको सिर्फ इतने ही लंबे दर्पण की आवश्यकता है, सिर्फ इतने लंबे दर्पण की आवश्यकता है आपकी। जब बेटा इतने ही लंबे दर्पण की आवश्यकता है, इसको x मान लो, इसको y मान लो बेटा, इसको p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो। सेम वही प्रोसेस आपका, कुछ अलग नहीं है, वही पूरा प्रोसेस है। आते हैं इस त्रिभुज में,
बेटा उसमें आएंगे तो कुछ आपका त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ, ये ऐसे बना हुआ, ये आपका ए डैश है, ये आपका सी डैश है और ये सी है, और इधर आपका P है, ये R है, ये यक्स है। दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, छोटे में 90, ये बड़े में 90, ये दोनों में कॉमन है। क्लियर चीज़ें? तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बेटा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा इक्वल होगा, है ना। द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो बेटा क्या होगा आपका, यहां से इसमें छोटे वाले में सी आर ले लेते हैं, बड़े वाले में बेटा इसकी संगत सी डैश सी डैश इक्वल्स टू आपका बड़े छोटे वाले में पी आर ले लेते हैं, छोटे वाले में ए डैश सी डैश। यहां से वैल्यू सब रखेंगे बेटा, सी आर की वैल्यू ध्यान से देखिएगा आप लोग, कितना है सी आर की वैल्यू आपका बी है, सी आर की वैल्यू बी है, तो आपका सी डैश की वैल्यू बेटा आपका हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, सी आर की वैल्यू बी है तो बेटा सी डैश, ये यहां से ए प्लस बी और जोड़ दोगे ए प्लस 2b हो जाएगा, ए प्लस 2b इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू यक्स है, ए डैश सी डैश। यहां से बेटा अगर हम ए डैश सी डैश की वैल्यू निकालें तो आपका आ जाएगा यक्स ए प्लस 2b अपान में b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जिस प्रकार से यहां ऊपर वाले त्रिभुज निकाला, नीचे वाले में आ जाओ। कुछ ऐसा है आपका नीचे वाला ट्रायंगल, ये आपका है सी डैश बी डैश, ये आपका है आर, ये है क्यू, ये है वाई। ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हैं बिकॉज दीज एंगल आर इक्वल्स, बिकॉज राइट एंगल कॉमन एंगल, है ना बेटा। ये एंगल दोनों में है, ये 90 डिग्री है, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर होता है बेटा, तो त्रिभुज आपका सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप जानते हो कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो जो होता है इक्वल होता है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो यहां पर आएंगे बेटा, यहां लेके छोटे वाले में सी आर, इसके संगत बड़े वाले में आपका हो जाएगा सी डैश, छोटे वाले में बेटा आपका आर क्यू ले लेते हैं और बड़े वाले में आपका बी डैश सी डैश लेते हैं। यहां से सबकी वैल्यू रखें, सी आर की वैल्यू बी है, सी डैश की वैल्यू ए प्लस 2b है, इसकी वैल्यू y है, और बी डैश सी डैश की वैल्यू बेटा आपका नहीं जानते, इसकी वैल्यू निकालना है। बी डैश सी डैश आपका हो जाएगा, बी डैश सी डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा y a प्लस 2b अपान में b। सबसे पहला काम बेटा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पी क्यू, तो और पी क्यू निकालना है तो आपको पी क्यू निकालने के लिए पहले हम ए डैश बी डैश क्यू निकालते हैं। देयरफॉर बेटा आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बन जाएगा यहां से। देयरफॉर ए डैश बी डैश इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए डैश सी डैश प्लस बी डैश सी डैश। वैल्यू पुट करते हैं इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए डैश सी डैश वैल्यू आपका इधर आया बेटा, इधर देख सकते हो यक्स ए प्लस 2b अपान बी, प्लस में बेटा प्लस में इसकी वैल्यू आपकी है y ए प्लस 2b अपान में b। इन दोनों जोड़ेंगे बेटा, दोनों में a प्लस 2b अपान b कॉमन मिल रहा है, तो a प्लस 2b अपान में b ये कॉमन हो गया आपका इधर आया x प्लस वाई। ये बेटा ये a डैश बी डैश क्या आपकी h है, क्या है कैपिटल H है, इधर आपका आएगा a प्लस 2b अपान में b x प्लस वाई। बेटा यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो b जाएगा इधर, तो आपका h इंटू बी अपान में a प्लस का 2b हो जाएगा, और ये x प्लस वाई है क्या बेटा पी क्यू, यानी जितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता है एच बी अपान a प्लस 2b। तो ये बेटा आपको आपके रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ के प्लेन मिरर की जो आपकी है ना, ये क्या है, जो मिनिमम लेंथ के
प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट थी उसकी लेंथ है HB/A+2B। क्लियर बातें? तो समझते बेटा आगे, इसको जल्दी से पॉज करके नोट करिए फटाफट।